Good evening, friends. Today I am here again to present my next class. और जैसा कि लास्ट क्लास हमारा ख़त्म हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, और मैंने बोला था कि जो हमारा अगला वीडियो होगा वो वैदिक कल्चर से रिलेटेड होगा। और सिंधु सभ्यता के पतन के बाद ही वैदिक कल्चर आया है, वैदिक सभ्यता आया है। तो सिंधु सभ्यता के पतन के कई सारे कारण माने जाते हैं, जैसा कि लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था। भूकंप का भी कारण है, जलवायु परिवर्तन का कारण है, और जो बहुत जिस रीज़न को बहुत ऑथेंटिसिटी मिली है वो है हमारा बाढ़ की वजह से भी सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। और एक रीज़न गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर के अकॉर्डिंग है कि आर्यंस भारत में आ गए और उन्होंने सिंधु सभ्यता पर अटैक करके अपना एक नया कल्चर, नया सिविलाइजेशन को जन्म दिया, जिसको हम वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करें तो आर्य क्या हैं, कहाँ से आए हैं, सब चीज़ों के बारे में हम आगे धीरे धीरे बात करेंगे। आर्य शब्द जो है वो संस्कृत के अरि शब्द से बना है। अरि धातु है, तो अरि शब्द का मतलब है कि विदेशी या अजनबी। तो आर्यों को बहुत मतलब विदेशी या जो बाहर से आए हैं, और उनको नॉट जातिगत आधार पे नहीं पर भाषा के आधार पे हम श्रेष्ठ उनको माना गया, क्योंकि संस्कृत बहुत क्लिष्ट भाषा है और वैदिक सभ्यता के पहले तो ऐसा कोई भाषा थी नहीं। इवन चित्राक्षर लिपि थी तो यही नहीं पता है कि कैसी भाषा थी, क्या थी, क्योंकि अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और जो हमारा वैदिक कल्चर है उसके हमारे पास प्रॉपर एविडेंस मिले हैं, रिटन एविडेंस मिले हैं, जिसके बिहाफ पे हम वैदिक कल्चर को जान सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर हिस्टोरिक एज में आता है। अभी तक हमने प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री पढ़ा है। प्रोटो हिस्ट्री में जो एविडेंस मिले उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, पर जो आर्यन कल्चर के जितने भी एविडेंस मिले हैं उन सारी चीज़ों को पढ़ा गया। इवन उन्हीं के बिहाफ पे आर्यन जो सिविलाइजेशन है उसको हम जान पाए हैं। अब बात करते हैं, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, मतलब जो जाति या जो लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, जो अपने आप को, उसका मतलब ही आर्य। तो आर्य अपने आप को श्रेष्ठ मानते भी थे, और उस कल्चर से रिलेटेड जो सारी बातें हैं या जो आर्यन सभ्यता है वो हम बात करते हैं। तो जो आर्य थे वो विदेशी थे और मध्य एशिया से आए थे। इसके मानने में भी बहुत सारे मत हैं। एक्चुअली जो बहुत ऑथेंटिक मत है वो मैक्स मुलर का है। मैक्स मुलर ने कहा है कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए हुए हैं, लेकिन और भी कई सारे हिस्टोरियंस हैं और भी कई सारे स्कॉलर हैं जिनके अकॉर्डिंग आर्यों का अलग अलग निवास स्थान है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने माना है कि जो आर्य हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना है कि जो आर्य हैं वो तिब्बत से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक ने माना है कि जो आर्य हैं वो आर्कटिक प्रदेश से आए हैं। उसी तरह डॉक्टर संपूर्णानंद का कहना है कि जो आर्य हैं वो आल्पस पर्वत के किनारे का एरिया है। जब आप मैप में देखेंगे, वर्ल्ड मैप में, तो आपको समझ में आएगा आल्पस पर्वत के साइड का जो एरिया है वहाँ से आर्यंस आए हुए हैं। विलियम जोन्स का कहना है, जो कि वो अंग्रेज़ थे, और उनका कहना है कि वो यहाँ के है ही नहीं, एशिया के भी नहीं, वो यूरोप से आए हैं। और ये सीधी सी बात है कि अगर जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो हिस्टोरियंस हैं वो अपने ही साइट का या अपने ही कल्चर को प्रमोट करने के लिए, अपने ही तरह के एरिया को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ऐसा मत दिया कि जो आर्यंस हैं वो यूरोप से आए हैं। पर जो बहुत ज़्यादा मान्यता है वो ये है कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं। मध्य एशिया आज के टाइम का तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये 4-5 कंट्रीज़ है जिनको मिला के आज हम मध्य एशिया की बात करते हैं। तो ये वहाँ से आए हुए हैं। सिंधु सभ्यता का पतन हुआ और उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को भारत में इस्टेब्लिश कर लिया और आर्य सभ्यता के नाम से जाना गया। आर्य सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, यानी वैदिक मतलब विद, विद मतलब ज्ञान। तो वेदों की रचना के नाम पर ही आर्यों ने ही वेदों की रचना भी की है। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी जो श्रेष्ठ लोगों ने, उन्होंने वेदों को रचा भी है। तो वेदों के नाम पर ही इस कल्चर को, इस सभ्यता को हम वेदों की सभ्यता या वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। अच्छा, भारतीय इतिहास में ये ऐसा पहला कल्चर है, या एक ये शायद भारतीय सभ्यता में ही ऐसा होगा, विश्व के किसी सभ्यता में ऐसा नहीं होगा, कि सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता जो हम पढ़ रहे हैं, तो एक तरह से रिवर्स डेवलपमेंट आप देखेंगे।
सिंध सभ्यता में हमने पढ़ा है कि कितने नगर मिले हैं, बहुत मॉडर्निटी मिली है, बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम मिला है जो केवल नगर में ही हो सकता है, और हर तरह का मतलब क्या बोलते हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक सामान मिला हुआ है, बहुत सारे मोती मिले हुए हैं, मोती बनाने का मतलब हर एक ऐसी चीज़ मिली है जिससे आप कह सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता की थी वो पूरी तरह से नगरी सभ्यता थी, और ये बात प्रमाणित भी है। लेकिन सोचिए अच्छा आज के टाइम पे क्या, पहले क्या होते हैं, नगर बसते हैं, फिर कस्बे होते हैं, फिर शहर होते हैं, फिर महानगर होते हैं। लेकिन ये इंडियन कल्चर में एक बहुत बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सिंधु सभ्यता जो कि पूरी तरह से नगरी थी, उसके बाद एक ऐसी कल्चर आती है जो पूर्णतया ग्रामीण सभ्यता थी। ये पूछा जाता है बहुत कि आर्य जो सभ्यता है या वैदिक सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता है, तो पूर्णतया ग्रामीण सभ्यता है, नगरों का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। वो बाद में फिर आप आगे पढ़ेंगे जब महाजनपद बनना शुरू हो गए, तो आर्यन सभ्यता में कहीं पर भी नगर का उल्लेख नहीं है, और जो ये आर्यन सभ्यता है वैदिक सभ्यता है पूरी तरह से ग्रामीण है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखने को मिलेंगे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु सभ्यता में कि हमें नगर मिले हुए हैं, अब आर्यन कल्चर में ऐसा कोई नगर नहीं मिला है। जैसे कि हम लोगों सिंधु सभ्यता में पढ़ा था कि हम लोगों ने बैल पढ़ा है, और कई एक श्रृंगी जानवर पढ़ा है, और कुत्ते के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा है। जैसे आज के युग में देखिए ना, घर की रखवाली के लोग क्या कुत्तों को ही पालते हैं, एक बहुत मतलब मॉडर्न स्टेटस के लिए भी, घर की रखवाली के लिए भी, तो और वो हमें आज के इतने साल पहले मिला हुआ है कि वो लोग कुत्ते को पालते थे, और बहुत वफादार कुत्ता था, एक बहुत अच्छा टर्म्स दिखाया गया है। जस्ट इसका उल्टा आर्यन सभ्यता में कुत्ते का बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं है, लोग इतना अटैच नहीं थे, बल्कि गाय का बहुत महत्व है। इवन इतना ज़्यादा महत्व है कि जिस व्यक्ति के पास जितनी ज़्यादा गाय होंगी वो उतना ही ज़्यादा संपन्न माना जाएगा, ऐसा आर्यन सभ्यता में था। और अगर किसी की गाय चोरी हो जाती थी तो राजा उसको ढूंढवाता था और प्रॉपर उसको देता था, तो गाय एक बहुत बड़ा गोधन माना जाता था कि उन्हीं के थ्रू उनका प्रॉस्पेरिटी डिनोट होती थी। ये बिल्कुल अलग है। हमने सिंधु सभ्यता में कहीं पर भी गाय का उल्लेख नहीं सुना है, और आर्यन कल्चर में आप देखेंगे कि पूरी तरह से गाय को अघन्या माना गया है, पूजनीय मानते हैं वो। तो गाय का बहुत महत्वपूर्ण रोल है वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता में यज्ञों का बहुत महत्व है, जबकि सिंधु सभ्यता में हमें कुछ एविडेंस मिले हैं, हवन कुंड मिले हैं, बट वैदिक सभ्यता पूरी तरह से इतना ज़्यादा यज्ञ और कर्मकांड का उल्लेख है कि आगे चल के जब आप बौद्धन जानीज पढ़ेंगे तो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि इतना ज़्यादा कर्मकांड और यज्ञ हो गया था कि लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था वैदिक धर्म में रहना, और धीरे धीरे उन्होंने एक नया धर्म, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस तरह के कई सारे और रिलीजन सामने आते हैं। अब हम बात करें अगर वैदिक सभ्यता की कब से कहाँ से शुरू हुई और इसका जो ओरिजिन है, ऐसी क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें आर्य सभ्यता के बारे में पता होनी चाहिए और आपके एग्जामिनेशंस के लिए जो बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, मैंने भी 2-3 हिस्टोरियंस के नाम आपको जो बताए हैं, मैक्स मुलर, बीजी तिलक हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, विलियम जोन्स है, इनके बारे में मैंने इसलिए बोला है कि कई बार आपके एग्जामिनेशंस में स्टेटमेंट आ जाता है और फला फला हिस्टोरियंस का नाम दे देंगे कि ये इन किसके अकॉर्डिंग जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए मैक्स मुलर है, या किस हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग, किस फ्रीडम फाइटर के अकॉर्डिंग जो आर्यंस हैं वो तिब्बत से आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद है। उसी तरह से मैचिंग में भी बोला जा सकता है, कथन दिया होगा और हिस्टोरियंस या फ्रीडम फाइटर्स के नाम दिए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो फैक्ट है वो किससे रिलेटेड है। अब आर्यन सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 1500 BC से 600 BC तक है, बहुत लंबा टाइम पीरियड है। और चूँकि वेदों की रचना हुई है तो वेद कोई बहुत छोटी मोटी पतली सी किताब तो है नहीं, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, तो उनको लिखने में रचना करने में बहुत लंबा टाइम लगा होगा, और उन्हीं वेदों की रचना के आधार पर भी इसको हम वैदिक सभ्यता कह सकते हैं। तो वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारा ऋग वैदिक काल है, इसको हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड। तो पूर्व वैदिक काल जो है वो हमारा 1500 BC से 100 BC तक जाता है, और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 BC टू 600 BC तक जाता है।
तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है, फर्स्ट एरा जो है हमारा ऋग्वैदिक काल का, उस टाइम पीरियड में ऋग्वेद की रचना हुई, इसीलिए ऋग्वेद के नाम पर ही इसका नाम ऋग्वैदिक काल पड़ गया। जैसे कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल को खोजा गया, इसलिए हड़प्पा के नाम पर ही हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। उसी तरह से सबसे पहले रचना ऋग्वेद की हुई है, तो ऋग्वेद के आधार पर उस पूरे एरा को, पूरे टाइम पीरियड को ही ऋग्वैदिक काल की संज्ञा दे दी गई है। अब हम बात करेंगे कि चूँकि हमारे पास सारे रिटन एविडेंस ही मिले हैं आर्यन सभ्यता को, तो उन रिटन एविडेंस के बिहाफ पे कैसे आर्यन कल्चर था और क्या क्या हमें जो ग्रंथ मिले हैं उनके क्या पार्ट्स हैं, उनका क्या योगदान है हमारे आज के युग में, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम और बात करते हैं। मैं बात कर देती हूँ पहले। ऋग्वैदिक काल 1500 BC टू 1000 BC और उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड 1000 BC टू 600 BC। अब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, सबको पता है, इसमें कोई नया नहीं है। पर ये कब और किस टाइम पीरियड में लिखे गए, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इनसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, इस बारे में हम बात करते हैं। तो मैंने वाइट बोर्ड पे कुछ चार्ट बनाया हुआ है जिसके थ्रू आपको समझने में आसानी होगी कि वैदिक कल्चर को रिटन एविडेंस के बिहाफ पे कैसे समझा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट।